राइच ऑनलाइन एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान हम पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस। हमने क्लास में पढ़ा था शीत युद्ध की जो इंट्रो था, जो परिचय था, उसमें क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इसमें शीत युद्ध की डेफिनेशन, शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है। देखिए, शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज द कोल्ड वॉर। आपकी शीत युद्ध की स्थिति मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको जिस लैंग्वेज में बताया वो आप समझ चुके होंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध मींस असली उसके वजह क्या थी, क्या कारण थे उसके, जैसे ये स्थिति उत्पन्न हुई, ये स्थिति विश्व के सामने आई। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में समूचे विश्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की शुरुआत हुई थी। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें कौन कौन सम्मिलित थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों के मध्य हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब इनमें कैसे कैसे हुआ वो देखिए। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध, और दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें किस किसने भाग लिया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों ने। की समाप्ति हो गई 1945 में, इसकी समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। जो मित्र राष्ट्र थे और उसमें कौन कौन सम्मिलित थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। बोल सकते हैं आप कि यूएसए, यूएसएसआर और यूके एंड फ्रांस। अब आप ये चीजें देखिएगा, ये दूसरे विश्व युद्ध का घटनाक्रम है। शीत युद्ध में तो ये अंगेस्ट हो गए थे सोवियत संघ और अमेरिका, विचारधारा को लेकर, मतभेदों को लेकर ये एक दूसरे के खिलाफत हो गए थे और ये शीत युद्ध जैसी स्थिति पनप गई थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये एक साथ थे और मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। और वहीं धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। जो धुरी राष्ट्र थे कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। जितनी भी महाशक्ति वो सभी इसमें सम्मिलित थे। जितने भी ये राष्ट्र हैं, जितने भी ये देश हैं, सभी आप समझ सकते हैं कि क्या थे, वेल आप बोल सकते हैं डेवलप्ड थे, वेल डेवलप्ड थे। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन है, इसने अधिकतर देशों पर क्या है, राज किया है। तो ये सभी विकसित राष्ट्र थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला। ये जो आपका युद्ध था ये यूरोप के बाहर के इलाकों में भी हुआ था। और कौन कौन से बाहर के इलाके थे, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, जो कि आज म्यांमार है, जो बर्मा था उसका पहले नाम अब क्या है उसका, म्यांमार, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक भी रहा। जो इसका विस्तार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो उसके यूरोप से बाहर कहां कहां हुआ था। यूरोप में तो हुआ ही था, लेकिन यूरोप से बाहर कहां कहां था, दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन में, बर्मा में और अब म्यांमार में, जो कि अब म्यांमार है, और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई थी, व्यापक रूप से जनहानि हुई थी। आप समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध जैसी चीजों में जनहानि व्यापक रूप से होती है। और जहां युद्ध हो रहा हो तो वहां पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि पैसे के यूज होता है, हथियार हो चाहे कि खाना रसद हो, इन सब में अच्छी तरह से वहां की हानि को प्राप्त होती है। हानि क्यों कहा जाता है, क्योंकि युद्ध किसी चीज की, आप बोल सकते हैं इसमें सैनिकों में जो सैनिक टुकड़ियां, किसी सैनिक की राष्ट्र है, राष्ट्र की जब सैनिक एक दूसरे युद्ध करते हैं तो इसमें दोनों तरह के नुकसान व्यापक रूप से होते हैं। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें 1914 से 18 तक हुआ था, और इसने विश्व को क्या कर दिया था, हिला दिया से मतलब दहला दिया था इसमें विश्व को, क्योंकि झकझोर हो चुका था, इतनी जनहानि और धनहानि हुई थी कि विश्व इससे उभरा नहीं था उससे पहले। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो इससे भी खतरनाक हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानेंगे आप, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में, 1945 से। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। जापान किसमें सम्मिलित था, धुरी राष्ट्रों में। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के जो दो शहर थे, देखिए जापान था धुरी राष्ट्रों में युद्ध कर रहा था और अमेरिका था मित्र राष्ट्रों में।
मित्र राष्ट्रों में जो अमेरिका ने उसने क्या किया था, ध्रुवीय राष्ट्रों के जापान पर परमाणु हमले किए थे और हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे इस पर परमाणु बम गिरा दिए थे। ऐसे में करके जापान को क्या करते थे, अपने घुटने टेकने पड़ गए थे। क्यों? परमाणु हथियारों का प्रयोग या परमाणु हथियारों का हमला कोई मामूली हमला नहीं होता। वो केवल इतना नहीं होता कि जिस क्षेत्र पर वो पड़ रहा है उसी को तबाह करेगा, वो तो उसका फैलाव काफी बड़े क्षेत्र में होता है और वो ऐसा भी नहीं है किसी समय विशेष के लिए होता है। वो आज तक जापान की हिरोशिमा और नागासाकी जैसे क्षेत्रों में आज भी इतनी त्रासदी देखने को मिलती है कि जितने वहां की जो जनरेशन है, जो वर्तमान में भी जो जनरेशन होते हैं, वो कहीं तो अभी भी अपंग वगैरह पैदा होते हैं, वहां के जो बच्चे होते हैं। इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि परमाणु हथियार बड़े घातक होते हैं। और अमेरिका ने जब इस पर बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो लाजमी बात है कि जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। ये घटना, इस घटना के बाद 1945 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि जो ध्रुवीय राष्ट्र थे वो क्या हो गए थे, हार गए थे। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। अब इसमें आलोचकों से जो इसके बुराई करने वाले थे, जब अमेरिका ने ये घटना की जापान के साथ में, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए, तब जो अमेरिका के आलोचक थे, अमेरिका के इस फैसले के जो आलोचक थे, इन्होंने इस घटनाक्रम को क्या बुरा बताया था। और वो किस वजह से बताया, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं क्या जानता था कि वो आत्मसमर्पण करने वाला है जापान। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था, गैर जिम्मेदाराना हरकत इसको बताया गया। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। ये कार्रवाई अमेरिका ने क्यों की, क्योंकि सोवियत संघ ने को एशिया और अन्य जो जगह थे उन पर सैन्य और राजनीतिक लाभ वो नहीं उठा पाए। वो बिल्कुल खत्म करना चाहता था उस हिस्से को जहां से उसको लाभ मिलता था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका के समर्थकों का तख्त यह था। देखिए, उसने ये घटनाक्रम, क्योंकि आलोचक क्या कह रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा था, अमेरिका खुद एक वर्ल्ड पावर बनना चाह रहा था। विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति कौन बनना चाह रहा था, अमेरिका। इसको जाहिर कौन करना चाहता था सोवियत संघ के सामने, अमेरिका। इस वजह से ये घटना की। और अमेरिका के समर्थकों का तर्क क्या था, समर्थक जो उसके साथ में थे उनका तर्क क्या था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को, उसके जो सपोर्ट करने वाले राष्ट्र थे, कि जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। जो इसको युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए ये परमाणु बम हमला करना जरूरी था। अमेरिका और जो उसका सपोर्ट करने वाले राष्ट्र थे उनकी जो जनहानियां हो रही थी, जो मृत्युआं हो रही थी लोगों की, वो उसको रोकने के लिए परमाणु हमला जरूरी था। ये समर्थकों का कहना था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। अब ये जो आलोचक हो, चाहे समर्थक हो, चाहे कोई भी हो, इसका कारण जो विश्व युद्ध के समाप्त होने का वो कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट रहा था, जो इसका परिणाम रहा था, इसकी जो परिणति रही थी, वो विश्व राजनीति पर 2 महाशक्तियों के उदय को लेकर हुई थी। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। जो जर्मनी और जापान थे वो क्या हो चुके थे, हार चुके थे। अब उसके बाद में और यूरोप तथा शेष जो विश्व था वो विध्वंस की मार झेल रहे थे, जो इसमें नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ऐसे में करके अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। दोनों महाशक्तियां थी, किसी भी घटना को क्या कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में अब इन दोनों महाशक्ति बची। अब इन शक्तियों में भी, महाशक्तियों में क्या होने लगी, होड़ होने लगी। और इन महाशक्तियों के बनने की होड़ में, इस होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध का कारण क्या था, एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा होना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। अब ये चीजें आप समझ के देखिए। आप बोले कि शीत युद्ध क्यों नहीं बना, शीत युद्ध ही क्यों बना, इसको तीसरे विश्व युद्ध के रूप में क्यों नहीं देखा गया? वो इसलिए नहीं देखा गया, आप समझ सकते हैं, इस चीज को समझ के देखिए कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो समूचे विश्व हो, चाहे महाशक्तियां हो,
ये परमाणु हथियारों का मुकाबला करना या परमाणु हथियारों की जो विध्वंस होता है उसको झेलने की इनमें ताकत नहीं थी, क्योंकि परमाणु हथियार कोई एक समय विशेष के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तो एक आने वाले पीढ़ियों को भी बर्बाद की स्थिति कगार पर पहुंचा देता है। ऐसे में करके इन दोनों महाशक्तियों को यह पता था कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, यदि हम एक दूसरे पर परमाणु हमला करेंगे या युद्ध करेंगे बड़े स्तर पर तो कहीं ना कहीं हम इसकी मार को नहीं झेल पाएंगे। ऐसे में करके इनके जो बीच में जो झड़पें हुई उनकी तासीरें ठंडी रही, इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। छोटी मोटी झड़पें जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं समूचा विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा, और ऐसे करके इसको शीत युद्ध नाम ही इसलिए दिया गया था। इसकी जो तासीर थी, इसकी जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं ठंडी मात्रा में रही थी। इनकी जो अंदर की जो भावना थी, कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की ताकत को जानती थी, और इसी वजह से दोनों को एक दूसरे से होड़ तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि हमारा युद्ध करना विश्व विध्वंस को जन्म दे देगा। इस वजह से ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी जानती थी कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे में करके ये शीत युद्ध का रूप धारण कर गया था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। जब दोनों को पता है कि एक दूसरे से हम कम नहीं है और असहनीय जिसको हम सह नहीं सकें, ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान कर सकते हैं, ऐसा रक्त रंजित संघर्ष होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। अब आप ये चीजें भी समझते हैं कि उकसाव से आशय यह होता है कि जिस प्रकार से दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न राष्ट्र हैं, उनकी राजनीति ये अलग है। चाहे इन दोनों महाशक्तियों को किसी भी राष्ट्र ने किसी भी प्रकार से उकसाया हो, लेकिन ये युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अब आप ये भी जान सकते हैं कि इस युद्ध से होने से इनको राजनीतिक, चाहे किसी की भी हार हो जाती, चाहे किसी की भी जीत हो जाती, लेकिन इसके जो विध्वंस होता उसको सही नहीं बताया जा सकता था। परमाणु युद्ध की शुरुआत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना असंभव होगा। आप ये सकते हैं कि परमाणु युद्ध यदि हो जाता तो इसमें इनको इतना नुकसान उठाना पड़ता कि इसमें जीत कौन गया, किसकी विजय हुई, यह तय करना भी असंभव हो जाता। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करे, जो अपने शत्रु पर आक्रमण कर रहे और पर उसके परमाणु जो हथियार उनको, उनके जो आप बोल सकते हैं एटॉमिक जो वेपन है, उनको खत्म करने की कोशिश करे, उनको मिटाने की कोशिश करता है, फिर भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इतनी भारी मात्रा में इनके पास में क्या थे? परमाणु हथियार थे। इसे अपरोध, रोक या संतुलन का तर्क कहा गया। अपरोध, रोकना भी और संतुलन करना भी, इसी वजह से इसे अपरोध का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता वाले हथियार थे, क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहेगा, इतने हथियार थे इनके पास। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका, इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को न रोक सकी। अब आप ये भी समझें कि अपरोध, रोक और संतुलन जैसी स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, इसमें परमाणु युद्ध तो नहीं हुआ, इसमें विश्व युद्ध की जैसी स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन इनकी होड़ नहीं मिट सकी। इनकी पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जो होड़ थी वो समाप्त नहीं हो सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें, इसकी सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें, तो इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि इनमें केवल महाशक्तियां ही इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि इनका साथ देने वाले इनके जो ग्रुप में जो सम्मिलित देश थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें। कैसे? क्योंकि इनके जो गुटों में सम्मिलित थी उनसे उम्मीद विश्व ये करना चाह रहा था, उनसे ये अपेक्षा थी कि तर्क संगत व्यवहार करें, जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें, इनकी जो तनावपूर्ण जो स्थिति है उसको कम करने की कोशिश करें। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। अब इन देशों को यह समझना था कि युद्ध को बढ़ावा इसलिए नहीं देना है क्योंकि हो सकता है इनमें युद्ध ठन जाए,
हो सकता है ये बड़ा युद्ध का रूप धारण कर ले। जब दो महाशक्तियों और उनके अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। अपरोध का तर्क इसलिए हो कि दोनों के पास में एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए क्षमता के पूर्ण हथियार इन पे होते उसी मात्रा में। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था कि संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। जिम्मेदारी भरा व्यवहार से मतलब कि धीरज से काम लेना, संयम से काम लेना, सब्र से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति को ना बनाना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। जो शीत युद्ध था उसने मनुष्य जाति पर, जो समूचे विश्व पटल पर जो मंडरा रहा था तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, उसको कहीं ना कहीं संभाल लिया। शीत युद्ध ने कैसे कमाला कि शीत युद्ध नाम तो तभी दिया गया इसका क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुआ, बदला नहीं। शीत युद्ध बना रहा है इसीलिए तो इसने तीसरे विश्व युद्ध से समूचा विश्व बच गया। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ क्योंकि ये शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी रही थी। देखिए, शीत युद्ध ने मनुष्य जाति पर, समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ वो टल गया। अब देखिए, जो जापान पर जो हमला हुआ था, हिरोशिमा, जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया था उसमें किस प्रकार से विध्वंस हुआ था, किस प्रकार से उसमें नुकसान हुआ था, ये अब हम देखेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले की तबाही, किस प्रकार से उसमें विध्वंस हुआ था। ये पहली तस्वीर है, देखिए किसी घड़ी की है, वहां पर किस प्रकार से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये वहां का शहर है, ये जो स्थान है वो वहीं के दिखाए गए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की। उस टाइम पे जब परमाणु हमले से अमेरिका ने परमाणु हमले द्वारा जापान को बर्बाद कर दिया था एक तरह से। देखिए किस प्रकार से विध्वंस दिखा गया, शहरों को तो तबाही कर दिया था बिल्कुल। देखिए आम जन और लोगों की स्थितियां कैसी थी उस वक्त। वहां की जो जनता, वहां का जो आम जनता बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा वहां पर जनहानि हुई और जो बच गए वो रेडिएशन का शिकार हुए थे बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया वर्तमान में भी वहां पर जो जनरेशन है, वहां के जो अब बच्चे जो पैदा होते हैं वो आज भी वहां का रेडिएशन उन पर देखने को मिलता है। कोई अपंग पैदा होता है। परमाणु हथियारों का प्रयोग या परमाणु हमले की तबाही केवल क्षेत्र विशेष, समय विशेष के दायरे में नहीं होती, वो एक समग्र रूप में कई पीढ़ियों तक नुकसान पहुंचाती रहती है। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया था। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं, ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले की गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ। जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले द्वारा किए थे उनके कारण हुआ था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए थे। इनके कोड वर्ड नेम क्या थे? लिटिल बॉय और फैटमैन। दो बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। तो क्रमश जो हिरोशिमा पे गिराया था वो लिटिल बॉय था, नागासाकी पे फैटमैन नाम से गिराए गए थे। ये दोनों महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है, देखिए उस वक्त पर जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ये गिराए थे परमाणु बम, ये महाशक्तियों के पास में कुछ ही क्षमता के परमाणु बम थे जिन्होंने आज तक वर्तमान तक वहां पर स्थिति बहुत डामाडोल कर दी। लेकिन अभी उसके बाद में जब शीत युद्ध की जो स्थिति बन रही थी उस वक्त तो ये परमाणु शक्ति से इतने संपन्न हो चुके थे कि इनके पास में इससे कई हजार गुना ताकत के परमाणु बम इनके पास में मौजूद थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए गए थे, उनके जो कोड वर्ड नेम थे, गुप्त नाम थे, वो क्या थे? लिटिल बॉय और फैटमैन। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसकी तुलना में बम ये जो बम है वो बहुत छोटे थे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलो टन क्षमता के थे। ये जो बम गिराए थे क्रमशः लिटिल बॉय था वो 15 किलो टन का था और जो फैटमैन था वो 21 किलो टन का था। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय विध्वंस किया था, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती उस प्रकार का विध्वंस इन्होंने किया था। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलो टन थी। अब 15 किलो टन
और उसमें दिया 21 किलो टन के परमाणु हथियारों ने इतना नुकसान किया था तब कि ये प्रयोग का परीक्षण जो कर चुके थे वो कितने से 10 से 15,000 किलो टन के थे। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा विध्वंसक थे। उनकी जो क्षमता थी वो ज्यादा थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। अब शीत युद्ध के दौरान इस तरह के जब हजारों हथियार थे तो आप सोच के चल सकते हैं कि शीत युद्ध में यदि ये परमाणु बमों से हमले कर दिए जाते तो विश्व बचता ही नहीं, विश्व विध्वंस हो जाता कि हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते।